हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से जो ग्रुप आते हैं वो है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये ग्रुप हम पढ़ेंगे मेन ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। और ये जो लेक्चर रहने वाला है ये बेसिकली बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। सो वो अपना सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 13 से। ग्रुप नंबर 13 ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं। अब जो इनको क्या बोला जाता है? बोरोन फैमिली भी। बोरोन फैमिली। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है NS2 NP1। यानी 2 इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, आउटर s ऑर्बिटल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर p ऑर्बिटल। अब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमने देख ली है। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। का जो ट्रेंड होता है इन एलिमेंट्स में, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के अंदर। सो जो ऑर्डर होता है वो होता है, बोरोन की होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है गैलियम की, और इंडियम की कम होती है गैलियम से, और थैलियम की ज़्यादा होती है इंडियम से। अब ऐसा क्यों है? वो है इसलिए क्योंकि जो गैलियम होता है, अब इनके जेड इफेक्टिव होता है वो ज़्यादा होता है। गैलियम का जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है गैलियम के अंदर, इसलिए इसकी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इंडियम और थैलियम होता है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। जो थैलियम होता है वो क्या करता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और गैलियम क्या करता है? जेड इफेक्टिव इसका ज़्यादा होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3D10 4s2 4p1। तो इसलिए इनका जो ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोरोन फैमिली का। अब हम देखते हैं कि इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उनका ऑर्डर। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में हम ऑर्डर देखेंगे, वो होता है बोरोन का सबसे ज़्यादा होता है, देन एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर गैलियम का ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से, देन इंडियम, और यहाँ पर गैलियम का सबसे कम। सॉरी, गैलियम नहीं, यहाँ पे थैलियम आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ वही सिमिलर रीजन कि यहाँ पे क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगता है। इसलिए इनका जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से
यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इनकी। अब जो गैलियम होता है वहाँ जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, इसलिए ये ट्रेंड आता है आयनाइजेशन एनर्जी का। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। सो मतलब एग्जाम में हमें 2 मार्क्स में ऐसे ट्रेंड पूछ लिया जाता है कि इनका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, और इनका रीज़न भी पूछ लिया जाता है कि इनका सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और गैलियम की है वो सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में बोरॉन की सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम, देन गैलियम। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, पर यहाँ पर बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम, देन ऐसे। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है जो बोरॉन होता है वो B12 यूनिट में एग्जिस्ट करता है, B12 यूनिट में। अब अगर ये B12 यूनिट में एग्जिस्ट करता है तो अब जो B12 होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आइसोकोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आइकोसाहेड्रल B12 यूनिट होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि 2 पेंटागन बनाया जाता है, एक इस साइड से और सेकंड वाला इस तरीके से। अब इनके जो एक ऊपर होता है और एक नीचे, यानी 5 ऐसे अटैच होते हैं, और 5 एटम इस वाले एटम से अटैच होते हैं, और जो ये वाला एटम है एक ट्रायंगल बनाएगा इसके साथ, और ये वाला एटम है एक ट्रायंगल इसके साथ बनाएगा, और एक ट्रायंगल ऐसे ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो 12 बन जाते हैं, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल फेसेस बने हैं वो कितनी बनेगी, 20। और अगर हमारे पास वर्टिसेस है और फेसेस है तो हम एल्स निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है V माइनस E प्लस F इक्वल टू 2। सो हमें वर्टिसेस पता है, वर्टिसेस कितने हैं 12, एज हमें पता निकालनी है, और फेस हमारे पास है 20 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास एज क्या आ जाएगी 30, तो हमारे पास फेस 20 हो जाएंगे और वर्टिसेस 12 हो जाएंगे, और एज कितनी हो जाएगी 30। B12 यूनिट में आइकोसोहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। और ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि एक पेंटागोनल ऊपर होता है, एक पेंटागोनल नीचे होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका जो ये एटम है वो बैक साइड फेस किया हुआ है, और ये इसका जो एटम है वो फ्रंट साइड होता है। तो ऐसे करके ट्रायंगल बन जाती है, 5 ऊपर 5 नीचे और 10 बीच वाले में। सो ये इसका B12 यूनिट का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है, जो B12 यूनिट होती है उसके अंदर B12 यूनिट होता है, इसके अंदर 2 टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब 2 टाइप की बॉन्डिंग किस तरीके से पाई जाती है, जैसे कि 2 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन, एक टाइप की ये बॉन्डिंग पाई जाती है, और सेकेंड टाइप की है 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन। मोस्टली हर जो नॉर्मली जो जिनका साइज बड़ा होता है उनके अंदर
2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग होती है वो पाई जाती है, बट जिनका साइज जो कम होता है उनके अंदर 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर लेस फेवरेबल होता है, लेस फेवरेबल होता है इन हैवियर एटम, इन हैवियर एटम। अब हैवियर एटम में लेस फेवर होता है, क्यों? क्योंकि उनका साइज लार्ज होता है, बिकॉज लार्ज साइज। बट B12 के अंदर ये दोनों ही बॉन्डिंग पाई जाती है, बॉन्डिंग टाइप ये और ये। अब जो B12 होता है उसके अंदर क्या होता है, ईच बोरॉन एटम हैज 5 नियरेस्ट नेबर, ईच बोरॉन एटम हैज 5 नियरेस्ट नेबर, विच लीड टू इट्स। अब इनके 5 नियरेस्ट नेबर होते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। सो हम ये कह सकते हैं विच लीड्स टू इट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट। सो इसलिए B12 यूनिट जो बोरॉन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। अब हम देखेंगे गैलियम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम अप्रोक्सीमेट 29 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरॉन फैमिली में। सो मोस्टली ये क्या होता है, लिक्विड में रहता है समर में, लिक्विड इन समर। अब जो गैलियम होता है वो डायमंड बनाता है, गैलियम Ga2 यूनिट बनाता है, Ga2 यूनिट, वो भी किसमें, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट। क्योंकि इनके अंदर गैलियम P1 इंट्रैक्शन होती है, गैलियम के अंदर जो P1 होता है इसकी इंट्रैक्शन होती है P1 जो सेकेंड गैलियम होता है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में क्या बनाता है, गैलियम-2 यूनिट बनाता है। नेक्स्ट ये है कि जो डेंसिटी होती है लिक्विड गैलियम की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गैलियम वो हाई होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड गैलियम। जो लिक्विड गैलियम होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है सॉलिड गैलियम से, और वो सिमिलर होती है किसके, वाटर के, गैलियम, जर्मेनियम के और बिस्मिथ और एंटीमनी के। तो हम ये कह सकते हैं सिमिलर टू H2O, जर्मेनियम, बिस्मिथ और एंटीमनी। तो इन सब की क्या होता है, डेंसिटी होती है सिमिलर होती है, जो लिक्विड गैलियम और सॉलिड गैलियम की होती है वो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, जो बोरॉन होता है उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। मतलब डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जो गैलियम का होता है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है, और ये क्या होता है, यूज होता है थर्मोमीटर में, यूज्ड इन थर्मोमीटर में यूज किया जाता है गैलियम को।
सो नॉर्मली जो MCQs होती हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गैलियम कहाँ यूज किया जाता है, मतलब यूज क्या होता है, एक थर्मोमीटर में यूज होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। सो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, जैसे कि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप हम जब चाहते हैं तो उनमें जो एलिमेंट होता है उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बोरोन की सबसे कम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। सो ये हो जाएगी एटॉमिक रेडियस। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स है, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इनके अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये इससे ज़्यादा क्यों है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा कि गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोरोन, तो इसके अंदर रीज़न देना पड़ता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखेंगे, जो बोरॉन होता है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH2 NP1, ये थी, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कितने हैं, 3। तो मैक्सिमम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +3, या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा p सेल से, तो हमारे पास बन जाएगा +1। ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। बट क्या होता है कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है और ये एक कोवलेंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि B3 पॉजिटिव नेवर exist due to very high ionization energy, therefore exist in covalent system, exist as covalent system। ये B+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। हाई के कारण क्या होगा कि एक कोवलेंट सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा, कोवलेंट सिस्टम में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बोरोन के लिए। देन हम देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है और गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये रिमेनिंग एलिमेंट है ग्रुप 13 के, ये क्या शो करेंगे, +1 और +3, +1 और +3। इंडियम है वो भी +1 +3 शो करेगा और थैलियम है वो भी +1 +3 शो करेगा। अब क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि जो थैलियम और इंडियम होता है इनके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप +1 oxidation state is more stable than +3 oxidation state due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होने लग जाता है +3 से। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है,
इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता है कि रिलक्टेंस हो जाता है एस इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड बॉन्डिंग। रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड बॉन्डिंग। तो इसलिए जो थैलियम होता है और इंडियम होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है थैलियम क्लोराइड। सॉरी, पहले फ्लोराइड लेते हैं, F3, फिर थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड और थैलियम आयोडाइड। अब क्या होता है इनमें? इनमें ये होता है कि थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड ये होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल। और जो थैलियम फ्लोराइड है ये क्या होता है? स्टेबल फॉर्म में होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमारे पास है थैलियम आयोडाइड है, अब ये क्या होगा? जैसे थैलियम +3 और आयोडीन को 3I नेगेटिव, ये हो सकता है। और एक क्या हो सकता है कि थैलियम आयोडाइड को थैलियम +1 और I3 नेगेटिव। अब क्या होता है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो हम इसको, ये हमारी रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता, आयोडाइड फॉर्म में ब्रेक नहीं हो सकता। अब थैलियम होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये फॉर्म हो सकता है। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, ये इस फॉर्म में ब्रेक होना चाहते हैं, मतलब थैलियम +1 में ऑक्सीडेशन I3 नेगेटिव बना देगा, इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब थैलियम I3 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बना देगा और ये क्या हो जाएगी? स्टेबल। अगर इससे ये ब्रेक होके स्टेबल बना रहा है, मतलब ये क्या होगा? अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ये 3, और ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये ब्रेक होकर 3I नेगेटिव बनाते हैं, इसलिए ये स्टेबल